माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। गति और वेग। आज हम चैप्टर तीसरा पढ़ेंगे और कल थोड़ा नेटवर्क इशू रहा, इसलिए कल चैप्टर तीसरा नहीं पढ़ा पाए, तो आज हम उसको पढ़ेंगे और इसी प्रकार से आगे चलते हैं। पिंड और त्वरण प्रदर्शित करता है तो ए बराबर क्या करता है, डी स्क्वायर एस इंटू एस बटे डी टी स्क्वायर क्या करता है, डी स्क्वायर एस बटे डी इंटू टी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। जबकि वेग बराबर क्या होता है, डी एस बटे डी टी, कि वेग बराबर होता है और ये त्वरण बराबर होता है डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक वृत्तीय पथ में स्थित गति और गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं। एक वृत्तीय पथ में स्थित गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं। तो एक वृत्तीय पथ मतलब वृत्त के आकार का होगा, तो वृत्त में कैसी होगी, एक समान वृत्तीय गति। कैसी होगी, एक समान वृत्तीय गति। वृत्त में यदि एक वृत्तीय पथ पर स्थित पिंड की गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, क्योंकि एक समान वृत्त पे ऐसे चक्कर लगाएगा तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसी प्रकार तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, ये जो ग्राफ है ये क्या प्रदर्शित करता है। तो वेग और समय का ग्राफ है। तो वेग और समय का ग्राफ एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है और एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। कुछ देख लेते हैं अपन, जैसे कि वेग समय ग्राफ का हो गया, तो जैसे ऊपर से ऐसे कोई आती है मतलब वस्तु, तो उसका त्वरण क्या होता है, त्वरण घटता है। क्या होता है, ए बराबर घटता है। और नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है, ए बराबर बढ़ता है, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और एक समान, ये सीधी जा रही है ना, तो इसको एक समान त्वरणीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। यदि वेग और समय का ग्राफ होगा तो क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। और यदि यही ग्राफ वेग और समय ना होगी, विस्थापन और समय का होता, यही यहाँ पर विस्थापन होता, यहाँ पर क्या होता, विस्थापन, यहाँ पर होता विस्थापन, यहाँ पर समय होता, ये वेग ना होता यहाँ पर, तो क्या होता, तो यहाँ से जो वेग होता, ये वेग क्या होता, वेग घटता है, वेग घटेगा। क्या होगा, वेग घटेगा। और ऐसे तीर में क्या होगा, वेग बढ़ेगा। और वेग, ये एक समान वेग रहेगा, एक समान वेग। ठीक है, एक समान क्या रहेगा, वेग रहेगा। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा इसको आंसर। एक निम्नलिखित में से ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग गति की मात्रा को बताता है। क्या है कि संवेग गति की मात्रा, संवेग किसको बताता है, गति की मात्रा को बताता है। और संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर
संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान इंटू वेग कहाँ है, द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अभी इसी प्रकार से और आगे देखते हैं, यदि संवेग संवेग के टर्म में देखा जाए, संवेग के टर्म में देखा जाए, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, संवेग के टर्म में अभिकेंद्र बल एफ सी बराबर देखा जाए तो एम बी स्क्वायर बटे आर और इंटू एम से भाग कर देते हैं। तो इसी प्रकार से संवेग के टर्म में निकाल रहे हैं, संवेग के टर्म में अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और यहाँ वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर एम, ये हो जाएगा संवेग के टर्म में। तो पी स्क्वायर बटे एम आर, संवेग के टर्म में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे एम आर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन चौथे की तरफ। अब संवेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, देखो संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है एम इंटू वी, संवेग को द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, अब इसमें पूछा संवेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, संवेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, संवेग के परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग के परिवर्तन को आवेग कहते हैं, और संवेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन बटे समय को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। संवेग में परिवर्तन बटे इस समय को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। और आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटे समय। तो आवेग का सूत्र होता है एम वी माइनस एम यू। ठीक, एम वी माइनस एम यू। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चल क्या हो जाएगा इसका आवेग, ऑप्शन डी का, ऑप्शन क्वेश्चन 4 का हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो, ठीक है, तो कांड इन्हें तो पूछा है कि संवेग 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। तो संवेग का सूत्र मैंने क्या बताया था, P बराबर एम इंटू वी बताया था। और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, कांडक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो यदि उसने कहा कि वेग 2 गुना हो जाए, क्या हो जाए, वेग 2 गुना हो जाए, तो मैंने क्या बताया था, एम वी। यदि वेग 2 गुना हो जाए तो वेग ये 2 गुना हो जाएगा, तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा सूत्र भी क्या बताया था, कांडक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। यदि वेग यहाँ पर 2 का गणना करेंगे तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा, तो यह कांडक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी सही। इसी प्रकार संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण न्यूटन की तीसरी गति, न्यूटन की गति का कौन सा नियम आता है, तीसरा नियम। कौन सा नियम, तीसरा। ठीक है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम, तीसरा। तो वो आ जाएगा रॉकेट का चलना और बंदूक से गोली का छूटना,
ये न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है। तो बी इसका भी छठवें का सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे जाते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। एक मछुआरा झील में फंस गया है। क्या हो गया? झील में फंस गया एक मछुआरा, क्योंकि उसकी मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। तो किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? भाई एक मछुआरा है जो मोटर बोट लेके गया था किसी तालाब या नदी में मछली पकड़ने। अब उसकी मोटर ख़राब हो गई है और उसने मछलियां कुछ पकड़ ली हैं। तो अब उसको क्या करना चाहिए? उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर आरंभ कर देनी चाहिए। उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। तो भाई कैसे चलेगा वो, क्योंकि ख़राब है। उसे इकट्ठी की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। किनारे से दूर बोल रहा है, तो किनारे से दूर फेंकेगा तो पास जाएगा, ये सही हो सकता है। उसे नाव पर लेट जाना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। उसे इकट्ठी की गई मछलियों को किनारे की ओर फेंकेगा तो वो और दूर जाएगा। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? उसे इकट्ठी की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? एक व्यवस्थित गति मतलब कोई वस्तु यदि गति में है तो वो गति करती रहेगी, जब तो इसका जड़त्व का नियम के अनुसार होता है। और कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कि कोई उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह नियम जड़त्व का नियम होता है। गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं इसे, न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 रह गया। जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है? जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ राशियां हैं जिनके अपन संख्यात्मक मान देख लेते हैं। जैसे जड़त्व का क्या हो गया? जड़त्व का द्रव्यमान हो गया, और आवेग का भार हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश का क्या हो जाता है? आवेग का भार हो जाता है, और भार का वजन हो जाता है। ये संख्यात्मक मान है। भार का क्या हो जाएगा? वजन, ठीक है। एक मिनट, पेंसिल चेंज कर लेते हैं, कलर सही नहीं दिख रहा है बच्चों को, ठीक है। और बल इसी प्रकार से द्रव्यमान की माप को इसी प्रकार से आगे देखते हैं, ठीक है। आवेग का क्या हो गया? भार हो गया, और भार का क्या हो गया? वजन हो गया। इसी प्रकार क्या जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है। ये है जड़त्व का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, आवेग का भार हो गया, और भार का वजन हो गया। और बल एक ऐसी राशि है जो प्रकृति में कभी अकेली नहीं पाई जाती है। और संवेग है तो गति की मात्रा को बताता है। और ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही खर्च की जा सकती, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होती है? घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होती है? तो जड़त्व आघूर्ण होती है। घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होती है? आघूर्ण होती है। अभी मैंने बताया था कि भार का वजन होता है, तो और बल आघूर्ण का बल होता है। और द्रव्यमान की मात्रा बताता है क्या? द्रव्यमान की मात्रा क्या बताता है? जड़त्व बताता है। अभी मैंने जस्ट बताया था, द्रव्यमान मात्रा बताता है द्रव्यमान की कितना है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कालीन से धूल हटाते समय हम उसको अचानक झटका दें तो छड़ी से पीटें तो किसका कारण होगा? ये भी जड़त्व का ही कारण होगा। यदि कालीन से धूल हटाते समय हम उसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं तो यह किसका कारण होता है? यह जड़त्व का कारण होता है। तो विराम से जड़त्व, हाँ देखो,
यदि मतलब आपने कभी बिस्तर को वो हलाया हो तो उससे धूल निकलती है। तो पहले क्या होता है कि उसके कण स्थिर होते हैं, फिर इस तरह से गति कर जाते हैं, तो उसको जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व में धूल अपनी स्थान जमा लेती है, मतलब धूल अपना स्थान जमा लेती है। कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन को गति प्रदान की जाए। ठीक है, तब कब हटती है? जब उसको गति प्रदान की जाए। तो इसी प्रकार से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब इसमें बताना है किसी कार की एक समान गति को दर्शाया गया। किसी कार की एक समान गति को दर्शाया गया है। तो किसी कार की तो वेग और समय का ग्राफ बना लेंगे। तो एक समान, देखो एक समान गति, तो यहाँ होता है समय, यहाँ होता है वेग। ठीक है, एक समान गति, तो गति ऐसे चलती है ना, यदि समांतर बिल्कुल सीधी, तो ऐसा कौन सा ग्राफ बन रहा है? ऐसा बी ग्राफ बन रहा है। देखो ये चल रही है ना, ये चल रही है ना समान, एक समान, तो ऐसे ऐसे तो चलेगी नहीं, ये तो गलत है। और ऐसे ऐसे भी नहीं चलेगी, ये भी गलत है। और ऐसे भी नहीं चलेगी, ये भी गलत है, क्योंकि वेलोसिटी और ठीक है, तो कौन सी एक समान वृत्ति गति? ये बी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एक समान वृत्ति गति में क्या होता है? एक समान गति चाल अचर होती है और वेग चर होता है। चाल एवं वेग दोनों चर होते हैं। चाल तथा वेग दोनों अचर होते हैं। चाल चर तथा वेग अचर होता है। तो क्या होता है 13वें का? देखो, चाल गति ऊर्जा नहीं बदलती है। क्या होती है? चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। क्या नहीं होती है? नहीं बदलती है, बल्कि ठीक है, और वेग चर होता है और चाल अचर रहती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13वां का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वेग चर और वेग चर होता है और चाल अचर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ियों की दूरी और समय का ग्राफ दिया गया है। तो इसमें बताना है। तो देखो, जो दूरी की तरफ झुकेगा वो ज़्यादा होगा। तो बी दूरी की तरफ झुक रहा है, तो दूरी बी बड़ा होगा ए से, और वेग भी बी बाई ए होता है, तो ये भी बड़ा होगा बी। तो कहाँ दिए गए? ए एक समान वेग से चलेगी, तो ए एक समान वेग से चलेगा नहीं, क्योंकि ये नीचे जा रहा। एक समान वेग से यदि बी को बोलता कि एक समान वेग से चलेगा तो बी चलता। तो पूरी दूरी बी की अपेक्षा ए अधिक होगी। तो देखो ए अधिक नहीं है, और ए अधिक नहीं है क्योंकि ये नीचे जा रही है। बी अधिक दिखाई दे रही है, बी सीधी जाएगी। ठीक है, ये बी है और ये ए है। अब पूरी दूरी ए की सापेक्ष बी अधिक वेग, हाँ ये है, ऑप्शन सी सही है। पूरी दूरी ए के सापेक्ष बी अधिक वेग है, बी का अधिक वेग है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए काल वेग समय ग्राफ में मंदन का मान क्या होता है? मंदन का मान, तो मंदन का मान पूछा है वेग समय ग्राफ में। तो वेग समय ग्राफ, तो वेग तो ये दिया है, समय ये दिया है, तो दिया है 50 और 10। ठीक है, तो पहली बात है प्रारंभ वेग 0 है और v बराबर कितना है? 50। v बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड है। तो उसने पूछा है मंदन वेग। ठीक है, तो मंदन पूछा है, तो सूत्र होता है ए बराबर u माइनस वी बटे टी। क्या होता है वो? u कितना दिया गया है? u बराबर 0 है, v बराबर 50 है, और सूत्र होता है ए बराबर त्वरण बराबर v माइनस यू बाई
टी। तो v कितना है 50 है, u बराबर 0 है और बटे टी। टी कितना है, टी कितना है 10। ठीक है, 10 से 50 कटेगा तो कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना आया 5। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। एक कार की गति एवं समय का ग्राफ दर्शाया गया है। कार का वजन कितना है, कार का वजन 1000 किलोग्राम है। कार का वजन कितना है 1000 किलोग्राम है। तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी बताना है। कितनी, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में तय की गई। ये ग्राफ गलत है। 2 सेकंड में, ये टाइम है, 2 सेकंड में तय की गई दूरी 15 मीटर है। 15 मीटर ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे हाइट मान लो या फिर शीर्ष लंब मान लो। तो कितना आ गया 1/2 गुणे आधार कितना है 2 और शीर्ष लंब कितना हो जाएगा 15। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15 मीटर। कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो क्या आ गया, इसकी दूरी कितनी 15 मीटर आ गई। ठीक है, 1000 जी फालतू में दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो 17वां भी जो ग्राफ दिया गया है, इसका भी ग्राफ गलत दिया गया है। तो ग्राफ को मैंने सही करने की कोशिश की है कि ये लगभग यहाँ मिल रहा है। ठीक, तो पूछ रहा गया है एक गतिमान पिंड के का वेग और काल का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। वेग और काल का ग्राफ नीचे दर्शाया गया। तो 5 सेकंड में पिंड का वेग क्या होगा। क्या पूछ रहा है 5 सेकंड में मिल से। 1 सेकंड में 1 होगा। 2 सेकंड में 0.2 होगा। 3 सेकंड में 0.3 होगा। 4 सेकंड में 0.4 होगा। इसलिए 5 सेकंड में 0.5 होगा। ठीक है, क्या होगा 0.5। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसी 17-18 की तरफ चलते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो जो वेग है, तो वेग, चाल और गति, क्या वेग और चाल और गति कुछ भी बोल सकते हैं। इसको v को वेग, चाल, गति कुछ भी बोल सकते हैं। तो पूछ रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, किसके अनुरूप, किसके अनुरूप होती है वृद्धि वस्तु की गतिज ऊर्जा में। तो क्या बताया है, गति बताया है और वेग बताया है, चाल बताया है। तो यहाँ देखो गति अकेला है। तो ठीक है, किसके अनुरूप वृद्धि होती है, वेग की। क्योंकि यहाँ वेग 2 गुना, वेग को यदि 2 गुना करेंगे तो यहाँ 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो किसके अनुरूप होती है, तो वृद्धि होती है। तो गति, चाल, वेग यहाँ तो क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 19 में 19वां क्वेश्चन देते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग p है, संवेग कितना है p और द्रव्यमान कितना है m, तो संवेग एवं द्रव्यमान पदों की तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। भाई गतिज ऊर्जा का, यदि संवेग p है और द्रव्यमान m है, तो p एवं m पदों पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। गतिज ऊर्जा का मान पूछा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी ही बोलते हैं। तो हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो यदि इसको हाफ mv² बोलते हैं तो अभिकेंद्र बल भी, और इसका हाफ mv बराबर होता है p²/2m। क्या होता है, p²/2m। तो p²/2m। तो अभिकेंद्र बल बराबर निकाल लेते हैं। अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है,
अभी के एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर और बराबर पी स्क्वायर बाई एम आर। तो क्या होगा, तो पी स्क्वायर बराबर एम आर कहाँ, पी स्क्वायर बराबर है नहीं है, तो पी स्क्वायर बराबर 2m कहाँ है, गतिज ऊर्जा ही पूछा है ना उसने, गतिज ऊर्जा। तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 20 की तरफ। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तथा अधिक द्रव्यमान का आवेग होगा। द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तो पूछ रहा कि वेग क्या होगा, तो क्या होगा वेग, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। यदि एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 मिनट में प्राप्त करती है तो त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी कि इतने समय में कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभ वेग क्या है, यू बराबर 0 दिया गया है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो बी बराबर 90 दिया गया है। ठीक है, अब 5 मिनट में, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मिनट है, तो अपन मिनट में चेंज कर लेते हैं। 5 में 18 5 90 मतलब 25 मीटर, कितना आ गया 25 मीटर, बी बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से अब आगे और देखते हैं कि अब क्या पूछा है, इस दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताना। रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी, देखो एक यू बराबर तो 0 है और बी बराबर कितना आ गया 25, तो क्या है, u बराबर कितना है 0 और v बराबर कितना आ गया था 25 मीटर प्रति सेकंड। तो अब क्या निकालना है अपन को, तो त्वरण निकाल लीजिए सबसे पहले त्वरण। तो a बराबर कितना v माइनस यू बाई टी। अब t तो कितना दिया गया है इसमें, समय 5 मिनट दिया गया, तो 5 मिनट बराबर 5 का 30। यदि मिनट को टी को भी चेंज करना पड़ेगा, तो 5 मिनट दिया, 5 गुणे 60 बराबर 300 सेकंड, कितना आ गया 300 सेकंड। तो यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 बटा 300, तो कितना बचेगा 25 से कम 25, 1/12। ए बराबर कितना आ गया 1/12, कितना आ गया 1/12। 25 से गुणे 12 करेंगे तो 300 होता है, तो 1/12 आ गया। तो अब क्या निकालना है, रेलगाड़ी दूरी निकालना है, दूरी। तो एस बराबर सूत्र होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको दूरी बोलते हैं, इसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं, प्रारंभिक वेग द्वारा चली गई दूरी, और टी को समय बोलते हैं हाफ, ए को त्वरण बोलते हैं और टी को समय बोलते हैं। तो इसमें मान पुट करा दीजिए, उत्तर एस बराबर यू बराबर तो 0 है, तो यहाँ 0 आएगा, प्लस हाफ
और ई कितना है 1/12 और टी कितना है 300। तो 300 गुणे 300 कितना हो जाएगा, 3 का 9, 9,000, 9 300 गुणे 9 300 कितना हो जाएगा 9,000, 9,000 90,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग देते रहो 24 का, तो लगभग में वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.75। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आए, ये पूरा कर दिया। कितना आएगा 3.75 किलोमीटर में आएगी ना, किलोमीटर में निकालना है ना, किलोमीटर में देखो, किलोमीटर में। ठीक है, तो कितना आया 3.75 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। एक मीनार को एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग, मतलब वेग क्या है शून्य, तो u बराबर क्या है 0, शून्य वेग से नीचे फेंका जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कहाँ से फेंका जाता है, मीनार से, तो मतलब ऊपर से नीचे फेंका जाता है, तो ऊपर से नीचे फेंका जाता है। ठीक है, तो 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंच जाता है। कितना 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंच जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या करना है एस ज्ञात करना है, जबकि u बराबर 0 दिया गया है और s बराबर निकालना है, और t बराबर कितना दिया गया है 4 सेकंड, t बराबर कितना दिया गया है 4 सेकंड। तो अब इसको g बराबर मान लेते हैं 10, लगभग g बराबर 10 मान लेते हैं, और g बराबर स्मॉल g का मान होता है 9.8। ठीक है, और 10 मान लेते हैं, कहीं कहीं 10 मान लेते हैं, कहीं कहीं 9.8 मान लेते हैं, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। तो दूरी निकालनी है तो सूत्र लगाएंगे s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो एक ही जगह यहाँ g लगाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे फेंका गया है। तो u बराबर 0, तो ये तो सब 0 कर देगा, हाफ a, तो g का मान 10 है और t का मान 4 था, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। तो यहाँ भाग देंगे तो 5 बचेगा, 16 पंचे 80, तो 16 पंचे 80, तो 16 पंचे 80 मीटर आ गया। तो कितना आ गया 80 मीटर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन 23 देखते हैं। ठीक है, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है, तो इसका त्वरण पूछा है। तो मतलब u दिया है, v दिया है और t दिया है, तो सूत्र क्या होता है a बराबर v माइनस u बाई टी। ठीक है, तो इसमें मान पुट करा दीजिए, तो कितना ऊपर 30 बचेगा, 30 और नीचे क्या दिया है 10 सेकंड, तो 10 से 10 चीज़ें कट जाएगा, कितना आएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं। ठीक है, संवेग की इकाई को क्या कहते हैं, संवेग की इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, इसी संवेग की इकाई को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, संवेग की इकाई को क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। संवेग की इकाई को क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। न्यूटन मीटर मात्रक है, न्यूटन मीटर मात्रक है, न्यूटन मीटर है, देखो न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर मात्रक है। यदि न्यूटन सेकंड मात्रक हो जाए तो आवेग का होता और संवेग का भी होता, न्यूटन सेकंड पूछता, और यदि आवेग और संवेग दोनों दिया गया है तो आवेग सही माना जाता है, परंतु उसमें न्यूटन
न्यूटन मीटर दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही होगा। काय का? बल। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और कैपिटल जी की इकाई है, कैपिटल जी की इकाई है, कैपिटल जी की इकाई है। तो कैपिटल जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी बराबर, ठीक है, तो एफ बराबर होता है GM1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर। तो जी निकालना है हमको, तो एफ आर बटे M1 इंटू M2। तो एफ का होता है, एफ न्यूटन होता है, आर त्रिज्या मीटर में मापी जाती है, और किलोग्राम द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाता है लगता है मुझे। और बल का क्या होता है? बल का किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, बल का। तो न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन का होता है किलोग्राम, न्यूटन का क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इंटू द्रव्य m स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस किलोग्राम, किलोग्राम पे घात 1, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, सेकंड माइनस स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। तो क्या कौन सा बन जाएगा इसमें? सत्ताईस का 1 मिनट रुकिए थोड़ा। 27 का सी, 27 का सी ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम प्रति। अरे हाँ यार, वो तो आ नहीं गया था यार, अपने लगा भी लिया था कि एफ बराबर GM1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर। तो जी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। तो एफ क्या होता है? न्यूटन, और इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटे M1 इंटू M2 क्या होता है? किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ गया? ऑप्शन बी। इसी प्रकार से 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, क्या? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा? यदि कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन भी शून्य होगा। तो ये क्या होगा? शून्य। यदि किसी पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकित अनुपात क्या होगा? यदि गतिमान पिंड तथा विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? आंकिक अनुपात क्या होगा? दूरी तथा विस्थापन का आंकिक अनुपात क्या होगा? एक के बराबर या कम होगा, एक के बराबर या कम होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 30, 29, 30। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु गमन करती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु गमन करती है। तो वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण पर। क्या? एक समान त्वरण पर। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण समान है?
नीचे दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान हैं? तो किसमें समान हैं? नीचे दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी और तथा विस्थापन के परिणाम समान हैं? तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन करती है, यदि कार वृत्तीय पथ पर गमन करती है, लोलक इधर उधर गति करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन करती है तो उसकी चली गई दूरी और विस्थापन का परिणाम समान होता है। मतलब चली गई यह दूरी और यही विस्थापन, तो इनका परिणाम समान होता है। एक सीधी सड़क पर ये कार ये चलेगी यहाँ पर, तो सीधी सड़क पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है, तो अपनी मूल स्थिति से लौटती है तो 7 सेकंड बाद उसकी विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो जी का मान दिया है 10 और यू का मान तो इसमें कुछ नहीं दिया है, यू बराबर 0 दिया है। तो 80 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाती है तो एस बराबर 80 मीटर दिया है। कितना दिया? 80 मीटर। तो टी बराबर कितना? 7 सेकंड दिया है। तो ये 80 मीटर ऊंचाई तक जाती है। तो सबसे पहले इसको बाद में लगाएं या अभी? इसको अभी लगा दें, ठीक है। तो क्या ऊपर जाती है, यदि कहीं नीचे से ऊपर फेंकी है, ठीक है, और तो 7 सेकंड बाद तो 80 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाती है तो कितना? एस बराबर कितना आ जाएगा? 80 मीटर ऊंचाई तक जाती है। और यू बराबर 0 है और जी बराबर दिया 10। तो सूत्र लगा देते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। इसका सूत्र होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकी जाए जब कोई वस्तु तो यहाँ माइनस आता है यहाँ, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर, देखो बी बराबर भी 0 है, ऊपर जाएगी तो ऊपर भी 0 हो जाएगी, और यू बराबर भी 0 है तो क्या आएगी? तो 2GS। तो यू बराबर निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यू बराबर निकालना है और एस बराबर 80 मीटर दिया है और जी बराबर 10 दिया है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। तो बी बराबर 0 है क्योंकि ऊपर है सबसे, तो यू स्क्वायर बराबर 2GS। तो 2 रखेंगे और 2G तो 10 रखेंगे, 2 × 10 × 80। तो यू स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16, मतलब 1600। तो यू बराबर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यू बराबर 40, ठीक है। और अब ऊपर से नीचे आएगी तो कितना समय लगेगी? तो ये इसको हाइट निकाल लेते हैं। तो एस बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो एस बराबर 0 प्लस 1/2 10 × 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? एस बराबर 0 प्लस हाफ 10 × 3 का स्क्वायर था वहाँ पर, तो कट जाएगा 5 और 9 45 आ जाएगी। एस बराबर कितना आ जाएगा? 45।
तो टोटल कितनी थी 80 और आई 45, तो बची कितनी 35 मीटर। ठीक है 35 मीटर इसका आंसर आएगा 35 मीटर। क्या आएगा 35 मीटर। इसी प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो v बराबर कितना है 40 और ऊपर फेंका जाता है तो t बराबर कितना है 6, तो विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या होगा 6। ठीक है तो विस्थापन पूछ रहा है ना, s की दूरी पूछ रहा है वो कि कितना होगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंक रहा है ऊपर, तो सूत्र लगा दीजिए। u बराबर ये u बराबर है 40, तो s बराबर u t हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें पुट करा दीजिए वैल्यू। तो s यहाँ 40 प्लस कितना, एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर फेंका जाता है तो u बराबर कितना है 40, तो फेंका जाता है t बराबर कितना है t बराबर कितना है 6, t बराबर कितना है 6 और g बराबर 10 है। इसको फेंका जाता है तो सूत्र लगेगा s बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो s का मान निकालना है, परिणाम विस्थापन क्या होगा। तो u बराबर 40 इंटू 6 माइनस 1/2, जी का मान है 10 और t का मान है 6, तो 36 हो जाएगा। तो काट दो 18, 180, 6 चौको 24, 240 माइनस 180 बराबर 60। क्या आ गया परिणाम 60 मीटर। क्या आ गया 60 मीटर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 1 सेकंड बाद उसकी ऊंचाई तक पहुंचेगी। 1 सेकंड बाद उसकी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ठीक है 1 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो क्या दिया गया है नीचे से ऊपर। तो पहले तो बात तो है ऊपर की ओर फेंकें, तो नीचे से कहाँ फेंका गया ऊपर की ओर। तो कौन से वेग से, इतने से वेग से, तो नीचे से ऊपर फेंका गया है। तो v बराबर कितना हो जाएगा 0 और u बराबर कितना हो जाएगा 29.4। ठीक है तो t बराबर 1 सेकंड के वेग से। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्या करना है ऊंचाई हाइट। क्या करना है s ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा देते हैं। s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s निकालना है, तो u का मान कितना है 29.4 और t का मान 1, तो 29.4 माइनस 1/2, जी का मान 10, तो बचेगा 5। तो सीधा मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसका जी का मान कितना है
जी का मान कितना मान लेते हैं 10, और 1 का तो स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, तो काटेंगे 5, तो 5 घटेगा कितना बचेगा 24.4, 24.4 आ रहा है एस दूरी, 24.4 तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से 35 क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु को इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो धरातल पर पहुंचने से वस्तु द्वारा लाया गया समय क्या होगा। वस्तु द्वारा लगाया गया समय, इसमें टी पूछा है, क्या पूछा है, और ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या है, नीचे से ऊपर फेंकी जाती है। तो u बराबर क्या है 9.8, ठीक है, और ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर v बराबर क्या हो जाएगा 0। और कितने, इसमें टाइम पूछा है, क्या पूछा है टाइम, तो टाइम निकालना है। टाइम के लिए कौन सा होता है v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी। तो v बराबर तो 0 है और u बराबर कितना है 9.8 माइनस, अब g का मान भी 9.8 मानेंगे क्योंकि जी वैल्यू 9.8 में ही काटनी है और t निकालना है। इस तरफ हो जाएगा तो 9 से 9 काटेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 1 सेकंड, t बराबर कितना आ जाएगा 1 सेकंड, इसलिए 35 का ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नहीं, एक सेकंड तो दिया गया है तो नीचे से ऊपर तक आए, नीचे से ऊपर तक आया ना 1 सेकंड, नीचे से ऊपर तक 1 सेकंड लगा है तो फिर ऊपर से नीचे जो आएगी तो प्लस 1 सेकंड और, तो क्या आ जाएगा 2 सेकंड, क्या आएगा 2 सेकंड, इसका ऑप्शन 2 आएगा। इसी प्रकार 36वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है, मतलब 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है, यदि वह पहले 10 सेकंड में x तथा शेष 10 सेकंड में s2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो पहले 10 सेकंड में s, फिर अगले 10 सेकंड में 2x दूरी तय करता है तो उसका त्वरण का मान, उसका निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। जब पहले 10 सेकंड में तो x1 बराबर, और फिर अगले 10 सेकंड में तो x2 बराबर 20। पहले 10 सेकंड का निकाल लेते हैं तो पहले 10 सेकंड का x1 बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और x1 बराबर u बराबर 0 है प्लस हाफ ए टी का मान है 10, 10 का होल स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 2, तो 10 का 100 सो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये बराबर निकालना है। ए का मान दिया कहाँ है, ए का मान दिया ही नहीं है तो ए बराबर निकालना है। तो 50 ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 ए, x1 बराबर कितना आ जाएगा 50 ए। इसी प्रकार से कितना आया था x1 बराबर 50 ए, कितना आया था 50 ए। इसी प्रकार से x का मान निकाल लेते हैं पूरी दूरी का। अभी तो 10 का निकाला था, x1 का निकाला था जी, x2 है x। अब ये पूरी दूरी निकाल लेंगे तो इसमें से टोटल घटा देंगे तो इतनी निकल आएगी। ठीक है, जितनी निकालनी है
तो निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हुआ, हाफ a और कितनी है 20, पूरा 20 है तो 20 का स्क्वायर, तो हाफ कितना हो जाएगा 400। 400 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा 200, तो 200a कितना आया x बराबर 200a। और कितनी थी x1 बराबर 50 थी, तो 200 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 150a। तो x2 बराबर कितना बचा 150a। अब x1 50 है, x2 150 है, तो कितना x1 बराबर 3x2 होना चाहिए ना, x1 बराबर 3x2, x1 बराबर 3x2, ऐसा कहाँ 3x1 बराबर 3x2, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 37 को देखते हैं। यदि पिंड स्थित अवस्था में समान त्वरण से चलना आरंभ करता है, यदि पिंड 4 सेकंड में s1 दूरी तय करता है तथा अगले 4 सेकंड में s2 दूरी तय करता है, तो ये सेम नियम लगेगा इसमें भी। कितना है, तो s1 सेकंड में 4 सेकंड में और s2 सेकंड में है, और ये टोटल कितना है s, ये टोटल कितना है s। तो देख लेते हैं हम, ऐसे निकाल लेते हैं। s1 बराबर कितना आ जाएगा 4 सेकंड में, 4 सेकंड में आ जाएगा s1 बराबर हाफ a t स्क्वायर। तो t का मान है 4, 4 चौको 16, 8, तो s1 बराबर कितना आ जाएगा 8a। ठीक है, इसी प्रकार से s बराबर निकाल लेते हैं। तो s बराबर निकालेंगे हाफ a t स्क्वायर, तो अगला कितना था 4 सेकंड, 4 सेकंड, तो हाफ a t स्क्वायर, तो 4 सेकंड कितना 8 सेकंड लगेगा, तो हाफ अड्डी 64 हो जाएगा। 64 का आधा कितना हो जाएगा, 64 का आधा कितना हो जाएगा, काट देंगे 2 से, 32। अब 32a और 8a, 32 में से 8 गया कितना बचा 24a, 24a। अब यहाँ 8a है और ये s2 24a है, तो s1 बराबर 3s2 हो गया ना, 3s2, 8 3 24 होता ना, यदि काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरण 90 मीटर लंबे पुल से तैरती है। कितने 90 मीटर पुल से लंबी तैरती, एक छोर से दूसरी छोर, मतलब एक छोर से यहाँ दूसरी छोर की तरफ जाती है और फिर वहाँ से वापस आती है, तो फिर यहाँ से यहाँ वापस आती है, तो पथ पर तैरती है, तो 2 बार और ऐसा करती है तो 360 दूरी तय करती है। तो एक बार और एक बार और, तो कितना बार, तो एक बार में 90 मीटर, तो 9 चौको 36, 360 मीटर, तो 360 दूरी तय करती है, 360 दूरी। तो किरण द्वारा औसत वेग क्या होगा, औसत वेग 0 होगा, क्योंकि उसका 360 और 360, क्योंकि उसकी विस्थापन है 0 ही विस्थापन है, तो औसत वेग क्या होगा 0 होगा। अब एक वस्तु स्थिर अवस्था से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के सेकंड के नियंत्रण त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो 8 सेकंड बाद उसकी गति क्या होगी, 8 सेकंड बाद उसकी गति क्या होगी। तो चलो देखते हैं, सूत्र लगाते हैं। और कितना है, आरंभ से इतने मीटर वर्ग सेकंड के त्वरण, तो ये बराबर कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और टी बराबर 8 सेकंड, टी बराबर कितना है 8 सेकंड के वेग से, और यू बराबर 0 है,
और v बराबर ज्ञात करना है। तो v बराबर सूत्र होता है u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो b बराबर रख दो मान, u कितना था, u था 0, u था 0 और a था 4 और t था कितना 8। तो v बराबर कितना आ गया 32 मीटर प्रति सेकंड। 32 मीटर प्रति सेकंड कितना आ गया 32 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 सेकंड प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण से गति करती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो त्वरण कितना है, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t बराबर कितना 4 सेकंड। तो वेग पूछा है उसने, वेग क्या होगा। तो वेग का मान निकालना है, u बराबर 0 दिया गया है तो v बराबर निकालना है u प्लस ए टी। क्या निकालना है, v बराबर u प्लस ए टी। u बराबर 0 है तो v बराबर 4 दूनी 2 गुणे 4 होगा तो कितना होगा 8। v बराबर 8 कितना आया 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन सी। कितना आया 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से और छोटी सी क्लास ही रह गई है केवल, और 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20 नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 क्वेश्चन और होंगे और 2 क्लासों में डिवाइड कर लिया है इसको। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एसके झा सर की बुक्स को मैंने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। और तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड में गति करती है तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। नाव द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं कि u बराबर तो 0 दिया गया है, u बराबर 0 दिया गया है और त्वरण a बराबर 3 दिया गया है और t बराबर कितना दिया गया है 8, t बराबर 8 दिया गया है। तो कुल दूरी ज्ञात करना है, उस समय द्वारा नाव द्वारा कुल समय दूरी ज्ञात करना है। तो s बराबर क्या होता है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s दूरी ज्ञात करना है तो s को दूरी बोलते हैं। तो u का मान तो 0 तो 0 हो गया 1/2 और a t स्क्वायर। a का मान कितना है 3 और 8 का मान कितना है, वो t का मान कितना है 8, तो 64 गुणे a का मान 3 है, 8 का मान 64 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 32। तो 3 दूनी 6, 3 का 9, तो 96 मीटर। क्या आएगा 96 मीटर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42 विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को, देखो वेग के परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहते हैं, वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। क्या कहेंगे वेग। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन 43 देखते हैं। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ
क्या किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील होगा। कैसा पिंड गतिशील होगा? एक समान त्वरण से गति करेगा। एक समान त्वरण से। देखो वेग समय का ग्राफ बनाया था ना अभी, ठीक है। तो क्या कह रहे, एक पिंड वेग और समय, तो ये हो गया वेग और ये हो गया समय। समय का ग्राफ आता है तो एक्स अक्ष को छूता है, तो एक्स अक्ष को छूता है तो ये क्या हो गया, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, ऐसा त्वरण क्या होगा, घटेगा, ऐसा त्वरण बढ़ेगा, और ये क्या होता है, एक समान त्वरण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी, किसी वाहन की गति माप यंत्र है उसकी तत्क्षणिक चाल। क्या है? तत्क्षणिक चाल। किसी वाहन की गति की माप यंत्र है उसकी क्या, तत्क्षणिक चाल। एक समान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ एक समान त्वरण की गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है? वेग समय का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा में होता है। एक सरल रेखा में होता है। ऑप्शन ए। एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और 19.6 मीटर प्रति सेकंड की ऊंचाई की इमारत की छत से के अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? गेंद को धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? एक गेंद यहाँ जैसी हाइट है तो ऐसे फेंके तो उसको धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? प्रक्षेपित किया जाता है, अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो कितना दिया गया है? u बराबर कितना है? u बराबर है 5 और ये u बराबर 0 होगा तभी तो जमीन में गिरेगी। और कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो इतने ऊंचाई इमारत की, तो कितनी ऊंचाई है इमारत की? s बराबर 19.6। क्या है? s बराबर 19.6। तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, इसका मान रख देते हैं। तो s बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो u का मान कितना है? u का मान है 19.6 बराबर u बराबर तो था 0 प्लस हाफ g का मान भी 9.8 लेंगे क्योंकि काटना है यहाँ पर और समय लगेगा t स्क्वायर। तो काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 49। ठीक है, 49। तो 49 पॉइंट बचेगा तो 49 यहाँ आएगा डिवाइड में 49 तो दशमलव हट जाएगा, ये कटेगा कितना? t बराबर 4 तो t बराबर 2 कितना आ जाएगा? t बराबर 2 तो क्या आएगा? 2। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या आएगा? 46 का डी। अब इससे 47 देखो, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके समान आने में लगा समय, उसके वापस आने में लगा समय क्या कहलाएगा? ठीक है, उसके किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगे समय को क्या कहेंगे? उसके वापस आने में लगे समय को क्या कहेंगे? तो भाई
पृथ्वी से ऊपर फेंका गया है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो u बराबर कितना है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और v बराबर 0 है, और g बराबर हम मान लेंगे 10। ठीक है, g बराबर 10 मान लेंगे, और t बराबर कितना दिया, t बराबर तो दिया ही नहीं गया है, तो हम t बराबर निकालना है हमको। तो सूत्र रखेंगे v बराबर u माइनस जी टी। क्या रखेंगे, v और v का मान तो पता नहीं, तो v का मान तो है 0 और u का मान है 100 माइनस g कितना है 10, और t निकालना है, तो t उस तरफ पहुंचेगा तो t काट देगा, तो 10 बचेगा। अब पूछा है कि वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। धरातल तक पहुंचने में 10 सेकंड का समय लेगी। कितना, 10 सेकंड का। अच्छा जी वाला सॉरी, किसी वस्तु की पृथ्वी से ऊपर इतना है तो फेंके जाने पर और तथा वापस आने में, दोनों पूछा, फेंके जाने तथा वापस आने में 10 सेकंड का समय लेगी। अब एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो यहाँ से फेंकी गई ऊपर, तो भैया 5 सेकंड में पहुंची होगी, 5 सेकंड में आई होगी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 5। 10 सेकंड में वापस आ जाती है तो लौट आती है, तो फेंकी गई गति क्या होगी, तो जी बराबर तो मान लेते हैं 10 दिया गया है इसमें भी। ठीक है, और v बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर निकालना है। ठीक है, गति क्या होगी, तो सूत्र लगा देते हैं, v बराबर u माइनस जी टी। v का मान है 0 और u का मान निकालना है, और g कितना है 5 10 50 हो जाएगा। u बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। अब ब्राउन नियम गति की खोज किसने की थी। ब्राउन नियम गति की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे चलते हैं। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामले को कार विरामावस्था में से समान त्वरण पर चलेगी। तो 3 गुनी क्या चलेगी, 3 गुनी। यदि किसी कार को इतने मीटर त्वरण के साथ चलाना शुरू किया जाता है, तो 20 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। 20 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। अच्छा ठीक है। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार को 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी, जबकि दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। कार दोनों स्थिति में तो S समानुपाती t² हो जाएगा, तो S1 बराबर 4 हो जाएगा, तो कितना 4 गुनी तेज चलेगी। तो 49 का ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार 50 देखते हैं। यदि एक कार इतने मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, तो 20 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। 20 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो भाई त्वरण के साथ चलती है, तो a बराबर कितना 3.2 के साथ चलना शुरू करती, तो t बराबर कितना है 20 सेकंड बाद, तो उसका वेग पूछा है।
तो वेग v बराबर पूछा है और u बराबर 0 दिया गया है, तो सूत्र क्या होगा? तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर 0 प्लस 3.2 इंटू 20, तो कितना 64, कितना आ जाएगा 64। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 51वां क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 सेकंड है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 सेकंड है, तो प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय बाद उसका वेग 2 गुना हो जाएगा? कितने समय बाद उसका वेग 2 गुना हो जाएगा? तो ए बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यू बराबर प्रारंभिक वेग दिया गया 100 मीटर प्रति सेकंड, और 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाती है, तो और v बराबर 2 गुना हो जाती है 200 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या पूछा गया है? तो वो कितने समय बाद, तो टाइम पूछा गया है, तो t बराबर निकालना है। तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो v बराबर 0 u प्लस ए टी, तो v बराबर कितना दिया गया है 200 और u 100 और 10 टी। तो 200 में से गया तो 100 बचेगा, 100 बचे 10 बराबर टी, तो टी बराबर 10 सेकंड आया। तो टी बराबर 10 सेकंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही। जब आप किसी कार की गति को 2 गुना करती हैं तो इसे रोकते समय कितनी अधिक दूरी तय करेगी? कितनी अधिक दूरी तय करेगी? एस समानुपाती टी स्क्वायर की होता है, एस समानुपाती टी स्क्वायर की होता है, तो 4 गुनी करेगी। यदि ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक घिरनी प्रणाली का वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% और बल 100 न्यूटन हो और 250 न्यूटन का भार हो। ठीक है, 250 न्यूटन का भार उठाती हो। तो दक्षता कितनी है 50%, और लगाया गया बल कितना है 100 न्यूटन, और भार कितना है 250 न्यूटन। तो सूत्र क्या होता है? वेग अनुपात बराबर होता है 1 दक्षता गुणे भार बटे लगाया गया बल। इसमें रख देते हैं क्योंकि तुम्हारी दक्षता कितनी है 50%, तो 1/1/2। ठीक है, भार कितना है? भार 250 न्यूटन का है। कितना है? 250 न्यूटन का बटे और 100 न्यूटन का लगाया गया बल। तो काट दो, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है जी, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 काट देगा तो 5 बचेगा, 5×25 तो कितना आ जाएगा 5। आंसर कितना आ जाएगा डी। कितना? डी। यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था 0.0 मीटर की चाल से शुरू करती है और पास में इतने मीटर के नियत त्वरण के साथ x में इतने से इतने तक की यात्रा के दौरान औसत वेग पूछा है।
कोई वस्तु अपनी विरामावस्था से x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास इतने मीटर के नियत त्वरण से तो त्वरण कितना दिया गया है, a बराबर 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से के साथ घूम जाती है, तो x बराबर इतना दिया गया और x से इतने मीटर से लेकर 20 मीटर तक की यात्रा के दौरान औसत वेग क्या होगा। क्या पूछा, औसत वेग क्या होगा। तो चलो औसत वेग निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना है 12.8 और ये x टोटल x कितना है 20, ठीक है। तो और यहाँ t बराबर 0, तो v स्क्वायर बराबर कितना, v1 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v1 स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 गुणे 1.6 12.8। इसी प्रकार से इसका निकाल लेते हैं। v स्क्वायर 2 बराबर 0 प्लस 2 गुणे 6.0 गुणे 20, ठीक। तो v2 बराबर 8 आएगा इसका, और इसका v1 बराबर 16 दूनी 32। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका ज़्यादा आएगा। तो इनको दोनों का मल्टीप्लाई करके औसत वेग v1 आ जाएगा। v1 प्लस v2 कर लेना, बटे 2 कर देना, जो उत्तर आए वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, आंसर 7.2 आएगा। आंसर कितना आएगा 7.2। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गुरुत्वीय जनित त्वरण पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय जनित त्वरण कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो सबसे कम कहाँ होता है, तो भूमध्य या विषुवत रेखा, भूमध्य कोई विषुवत रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम होगा और ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। किसी गेंद का आरंभिक विराम से इसी इमारत के शीर्ष से मुक्त रूप से गिराई जाती है, तो यह अधिकतम इतने 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त करती है। तो इमारत की ऊंचाई कितनी होगी, जबकि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो u बराबर 0 और v बराबर कितना दिया गया, 40 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। s बराबर निकालना है और g बराबर 10 दिया गया है। तो सूत्र लगा देते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। तो v है 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और u स्क्वायर बराबर 0 दिया गया है, तो 0 हो जाएगा प्लस 2gs। 2g का मान 10 है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और s निकालना है, तो 1600 हो जाएगा। ये 1600 में 20 का भाग देंगे, बराबर s 0 से 0 कट जाएगा, 0 80 कितना आएगा 80 मीटर। यदि कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 है और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है, तो x अक्ष में 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ घूम जाती है, तो समय इतने के बीच का औसत वेग क्या होगा। देखो फिर से वही सूत्र आ गया, क्या आ गया, फिर से वही सवाल आ गया है। तो अब वो थोड़ा टफ था, कि मतलब उसकी सॉल्यूशन थोड़ी टफ थी, उसकी में आती भी नहीं। ये वाला मैं अभी लगा के दिखा रहा हूँ।
कितना है एक्स बराबर 0 और 2 सेकंड और 4 सेकंड, नहीं 6 सेकंड, सॉरी 2 सेकंड और 6 सेकंड में। तो v1 बराबर u प्लस 80, तो v1 बराबर u तो 0 है प्लस 4 गुणे 2, v1 बराबर कितना आ गया 8। इसी प्रकार से v2 निकाल लेते हैं। v2 बराबर u प्लस 80, तो v2 बराबर u तो बराबर 0 है, तो u बराबर 0 है, तो 80 बराबर कितना आ जाएगा 6 चौको 24, कितना आएगा 80, 6 इंटू 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से लगता है ना, तो ये कितना है 4, 6 चौको 24। अब क्या कह रहा है, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग बराबर होता है v1 प्लस v2 बाई 2। तो 24 8 कितना हो जाएगा, 24 8 कितना हो जाएगा 32 बाई 2 बराबर 16 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड। देखो उसी प्रकार से लग गया ना, ये कितना आ जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। तो कोई कार विराम से नियत त्वरण से इतने मीटर के साथ चलना शुरू करती है तो 10 सेकंड बाद तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या त्वरण कितना दिया गया है, इतना 3 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर से, और t बराबर 10 सेकंड दिया गया। तो u बराबर 0 है और फिर त्वरण कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड, और t बराबर कितना है 10, और s बराबर ज्ञात करना है, दूरी पूछा है ना। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u बराबर 0 हो जाएगा, तो हाफ ए कितना है 3 और t कितना है 10 10 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो s बराबर कितना आ जाएगा 300 बाई 2 कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150 मीटर, कितना आ जाएगा 150। तो इसी प्रकार से आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है क्योंकि इसमें 101 क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कहीं गलतियां हों तो कमेंट्स में ज़रूर करें और बताएं कि मेरी गलतियां कहाँ हैं। और इसी प्रकार से NTPC ग्रुप डी और रेलवे के अदर एग्ज़ामों के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई यहाँ पर कोचिंग पढ़ाई जाती है, और डेली क्लास अपडेट होती है। डेली क्लास एक नई क्लास के साथ, नए जीवन के साथ नई शुरुआत करते हैं। और यदि आप किसी भी परीक्षा की नौकरी पाना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास का टाइम इसमें दीजिए। यदि जो समझ में ना आए तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए 63 063 88 728। इसमें मैं हर चीज़ बताने की आपको कोशिश करूँगा। इस नंबर पर कॉल कीजिए, और नहीं तो मैं व्हाट्सअप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप में बताइए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं वो आपको पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये रेलवे के अलावा नहीं, और सभी जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और इसी के साथ मैं यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा क्लास। तो थैंक यू माई वॉचिंग टाइम, सब्सक्राइब माई दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू।